हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में। और आज अपना टॉपिक है भारत के संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोत जिसमें हम पढ़ा था या मैंने संविधान में आपको बताया था कि भाई भारत देश के संविधान को कुल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके तैयार किया गया। उसी में से हम ये चीज पढ़ेंगे कि भाई किस किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीजों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। तो दोस्तों उसी की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जो चीज मैंने बोर्ड पर जो आपके सामने इस चीज को मैंने आपके सामने लिखा है, तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये मैं पहले क्यों लिखा है, ताकि कहने का मतलब ये चीज आपको पता चल जाए कि भाई किस किस देश के संविधान से क्या क्या चीजें हमने ली है। इसलिए मैंने इस चीज को पहले डिस्प्ले कर दिया है, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि अपना जो टाइम है उस टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। अब दोस्तों संविधान के स्रोत लगभग मैं आपको 10 देशों के संविधानों से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जो देश की बात आएगी वो सबसे पहला देश है ब्रिटेन। और ब्रिटेन का जो प्रभाव है वो भारत देश के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि भारत देश ब्रिटेन का गुलाम था। इसी कारण से क्या होगा, हम ब्रिटेन देश के संविधान से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ग्रहण कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिलता है, वो अब हम इस वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता की बात करते हैं तो एकल नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया। अब दोस्तों एकल नागरिकता की बात आती है तो भारतीय संविधान में क्या किया गया? देश की एकता अखंडता को बनाए हुए रखने के लिए, सभी लोगों को एकजुट बनाए हुए रखने के लिए क्या किया गया? भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। क्योंकि भारत देश के अंदर विभिन्नीकरण देखने को मिलता है और वो विभिन्नीकरण जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, संस्कृति वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब चीजों को देखकर अगर विभिन्नीकरण की अवस्था, अगर सभी लोगों के मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होंगे तो फिर देश की एकता और अखंडता कैसे बनी हुई रहेगी? इस एकता और अखंडता को बनाए हुए रखने के लिए क्या किया गया? इसका एक रास्ता निकाला गया और रास्ता ये निकाला गया, वो निकाला गया एकल नागरिकता का। अब भारत देश का कोई भी नागरिक कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों अब जब कभी भी किसी से पूछते हैं तो पर सीधा उत्तर क्या आता है कि भाई व्हाट इज योर नेशनलिटी? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? इंडियन या भारतीय। सीधा सीधा उत्तर दिया जाता है कि अपनी जो नागरिकता है वो भारतीय है, हम इंडियन है। इससे एकता के भाव देखने को मिलते हैं, हम एक साथ एकजुट हो जाते हैं, इसीलिए उसको एकल नागरिकता की व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है कि नहीं है? और देख लो आज को हमको कोई भी पूछता है तो हम कहीं कर भी रहना, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में जोधपुर के हम रहने वाले हैं। जोधपुर के अंदर विभिन्न सारे गांव वगैरह होते हैं जिसको बिलाड़ा, पिपाड़ वगैरह, बाड़ेसर, फड़ोदी वगैरह काफी गांव के लोग होते हैं। ठीक है नहीं? जब हमके नागरिकता के बारे में पूछा जाता है तो कभी हम ये बोलते हैं कि क्या नागरिकता आपकी? तो हम बोलते हैं राजस्थानिया, जोधपुरिया, बिलाड़िया, पिपाड़िया, ऐसे करके हम किसी भी ऐसी चीज का नाम नहीं लेते हैं। हम सीधे सीधे बोलते हैं कि आई एम इंडियन। नेक्स्ट सेकंड बात करेंगे तो पॉइंट है अपना विधि का शासन। और विधि के शासन तो आपको ध्यान रखना है, विधि का मतलब हम कानून से लेते हैं और विधि मीन्स कानून की बात करते हैं। विधि को लेकर सभी समान है। विधि को लेकर जो भारतीय संविधान के अंदर जो जो नियम जोड़े गए, जो जो उपबंध जोड़े गए, उसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसी को विधि का शासन कहा जाता है। इसीलिए क्या किया गया? दूसरा पॉइंट जो है विधि का शासन, और विधि के शासन की व्यवस्था को भी भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से? ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत देश में जो कानून बनाने वाली संस्था है वो कानून बनाने वाली संस्था है संसद। भारत के अंदर जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है संसद।
जिसका निर्माण मुख्य रूप से 3 अंगों से मिलकर होता है, और वो 3 अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इससे संसद का निर्माण होता है, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदन में जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जाता है, भारत के लोगों के लिए क्या किया जाता है, कुछ नियम या कानून बनाए जाते हैं, कुछ कायदे बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कानून बनाया जाता है। और उस कानून बनाने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा एक जो कानून या लॉ क्रिएट होता है, उसी की बात कहेंगे कानून निर्माण की प्रक्रिया। प्रोसेस के बारे में बताया गया, जैसे कि बात करते हैं भारत के अंदर कोई भी कानून बढ़ेगा तो संसद के अंदर क्या होगा, 3 स्टेप से होकर गुजरेगा तो वो कानून बढ़ेगा, सीधा कानून नहीं बढ़ेगा। तो ये जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की है। दोस्तों नेक्स्ट चौथा टॉपिक है अपना विधि के समक्ष समानता। दोस्तों चौथा पॉइंट है विधि के समक्ष समानता। अब बात आ गई इक्वलिटी की, समानता की बात आ गई, और टॉपिक है विधि या मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कानून। तो कानून को लेकर सभी समान होंगे, विधि को लेकर सभी समान होंगे, विधि को लेकर किसी के साथ में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता बताई गई है, मींस विधि या कानून को लेकर किसी के मध्य कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत देश में सबसे बड़ा पद है और वो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का, और आम नागरिक की बात करेंगे तो उनके बीच कोई प्रकार का भेदभाव कानून को लेकर नहीं किया जाएगा, विधि को लेकर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत देश में सभी समान है, और समान होने के नाते सबके लिए जो कानूनी प्रक्रिया होगी, जो विधि होगी, वो सबके लिए समान होगी। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट है दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट आता है संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था को क्या किया गया, भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, और ये शासन व्यवस्था ब्रिटेन देश में काम में ली जाती है, और इसी व्यवस्था को भारतीय संविधान में भी ग्रहण किया गया। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है, पर साथ ही साथ एक चीज आपको और बताता हूं, जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है वहां पर दोहरी कार्यपालिका होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि भाई संसदीय शासन व्यवस्था, वहां पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, और वो 2 प्रकार की कार्यपालिका में एक कार्यपालिका आएगी नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक कार्यपालिका जो होगी वो कार्यपालिका होगी वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया वहां पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की कार्यपालिका, और एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान जो होगा वो होगा राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ध्यान रखना दोस्तों, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसका प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्रपति किसका प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है। दोस्तों किसका प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, तो इसलिए वो देश में किस प्रकार की कार्यपालिका का, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान है। देश के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। नाम मात्र, नाम इसका है पर काम इसका नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री देश में किसका प्रमुख है दोस्तों, शासन का प्रमुख है, और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री तो इस प्रकार से वो किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रधान हो गया, वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान हो गया वो प्रधान हो गया प्रधानमंत्री। और ये जो प्रधानमंत्री जो करता है, ठीक है नहीं, उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को क्या करना होता है, काम करना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का नाम जरूर है पर करने वाला कौन है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना, आप कोई भी शासन व्यवस्था को पढ़ो वहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, राष्ट्र का प्रमुख या शासन का प्रमुख। कहीं पर भी लिखा है शासन का प्रमुख होगा वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होगा, और राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अर्ध-अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पढ़ा होगा वहां पर
राष्ट्र का प्रमुख और शासन का प्रमुख दोनों ही राष्ट्रपति होता है। पर अपने भारत देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको कितनी 7 तक के पॉइंट 8 तक के पॉइंट क्लियर करवा दिए। देखो मैंने यहाँ बताया संसदीय शासन व्यवस्था और बताया संसदीय शासन व्यवस्था में कितनी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, और दोहरी कार्यपालिका में मैंने बता दिया राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रधान, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान मीन्स राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना, मीन्स संविधान के अनुसार सबसे बड़ा पद किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, मीन्स औपचारिक प्रधान जो पद दिया गया वो किसको दिया गया, राष्ट्रपति को। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो वास्तविक कार्यपालिका है भारत देश में, वो वास्तविक कार्यपालिका कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख चुका हूँ प्रधानमंत्री, और जो देश की मंत्री परिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका की प्रधान होती है। चीज रखना ध्यान। तो यहाँ पर ये चीज भी मैंने आपको कवर करवाई। नेक्स्ट 9वां पॉइंट है अपना कलेक्टर का पद। दोस्तों ध्यान रखना 1772 की बात है। 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उसके समय क्या हुआ था, कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। सन 1772 में कलेक्टर पद का सृजन किया गया, लेकिन 1773 में कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1773 में कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया गया, पर दोस्तों ध्यान रखना 1781 में वापस कलेक्टर पद की शुरुआत कर दी गई थी, या कलेक्टर पद को शुरू कर दिया गया। और कलेक्टर की बात करेंगे तो दोस्तों अभी वर्तमान स्थिति के अंदर जब बात की जाती है तो आपने यूपीएससी के एग्जाम के बारे में सुना होगा, और यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो अच्छी मेरिट लेकर आते हैं, जो अप लेवल की मेरिट के अंदर जो बंदे आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, तो जो कैंडिडेट आते हैं उनको कलेक्टर बनाया जाता है, और कलेक्टर को जिले के अंदर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और वो जिले की शासन व्यवस्था को संभालता है। और कलेक्टर का जिले के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका पद होता है, और उसके अंदर वो उस पद को संभालता है। ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए कलेक्टर को कहा जाता है कि वो केंद्र की क्या होता है, केंद्र की आंख होता है, कान होता है, ठीक है कि नहीं है। कौन होता है, कलेक्टर होता है, क्योंकि कलेक्टर राज्य में जिले में काम जरूर करता है दोस्तों, पर ध्यान रखना कलेक्टर केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राज्य का प्रतिनिधि नहीं होता है, क्योंकि इसको केंद्र सरकार के द्वारा उस किसी जगह पर क्या किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ कलेक्टर की बात करते हैं तो कलेक्टर के ऊपर अगर कार्रवाई करने का अधिकार है तो कार्रवाई करने का अधिकार भी केंद्र के पास में होता है, राज्य के पास में नहीं होता है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर को निलंबित कर सकती है या ट्रांसफर के ऑर्डर दे सकती है, लेकिन उसके विरुद्ध अगर कोई हटाने की कोई कार्रवाई करनी है तो ये अधिकार ओनली ऑन केंद्र सरकार के पास में होगा, राज्य सरकार के पास में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों महान्यायवादी का पद, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था का उल्लेख किया गया। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जो संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखी हुई है। महान्यायवादी के बारे में, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन, महान्यायवादी होता है। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं परमादेश रीट या परमाधिकार रीट। नेक्स्ट रीट की बात करेंगे, परमादेश रीट या परमाधिकार रीट, और इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में देखने को आपको मिलेगा। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर भारत देश के अंदर रहने वाले किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुल 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, जिसमें से ये परमाधिकार रीट या परमादेश वाली रीट की बात करेंगे तो सेकंड नंबर वाली रीट है जो है परमादेश वाली रीट कहते हैं। और ये रीट की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई। और परमादेश की बात करेंगे जिसको इंग्लिश में मैडेमस भी कहा जाता है, मैडेमस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं।
जिसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ध्यान रखना, ये परमादेश वाली रीट कहलाती है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया। रीटों में सबसे ताकतवर रीट है परमादेश वाली रीट, लेकिन इस रीट को राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे तो टॉपिक होगा अपना नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जिसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, भाग 5 और अनुच्छेद की बात करेंगे 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का उल्लेख किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की शुरुआत की गई थी। और अंग्रेजों के समय बात की जाती है तो 1919 के अंदर कैग पद की शुरुआत कर दी गई थी। कैग जो दोस्तों मैंने यहाँ पर बोला है आपको, वो कैग मैं कहना चाह रहा हूँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक का इंग्लिश नाम है, जिसको पूरा कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का पूरा नाम है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और जिसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का उल्लेख किया गया। पर दोस्तों ध्यान रखना कि भाई ये जो कैग है, कैग का क्या हुआ था, जब कहने का मतलब पद का सृजन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कैग को मुख्य रूप से 2 कार्य दिए गए थे। एक लेखांकन का कार्य दिया गया था और एक ऑडिट का कार्य दिया गया था। वो दिया गया था किसको, कैग को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिया गया। लेकिन संविधान में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। लेखांकन के लिए एक नया पद सृजित किया गया और वो पद सृजित किया गया सीजीए। अब ऑडिट का जो कार्य है, वो ऑडिट का कार्य कौन करता है, कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो ऑडिट का काम करते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज को वीडियो समाप्त करता हूं। कल नेक्स्ट आपके सामने संविधान के स्रोत का नेक्स्ट बिंदु लेकर आऊंगा और इसी तरह से आपको एक एक मैटर करते हुए समझाऊंगा। दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो मैटर है आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इसके अंदर आर्टिकल विद, भाग विद, ये जो चीजें है ना, जिसको बोल सकते हैं संविधान का सार, काफी क्वेश्चन इसमें से पुट होते हैं। ध्यान से पढ़ना, आप वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक देखें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही हमको इस लेवल तक लेकर आया है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट और मां भगवती की कृपा रही तो इसी तरह से हम आगे आपके बीच में बड़े हुए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्यारे मित्रों। ओके, टाटा, बाय बाय।